हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग ठीक है बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 से प्रश्न लाए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। माल का बीमा पर हुए व्यय को किस खाते में रिकॉर्ड करते हैं? जो माल का बीमा होता है उसमें जो व्यय होता है उसको किस खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। लाभ हानि खाता, तलपट में, चिट्ठा में, व्यापार खाता में। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो लोग नया जुड़े हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापार खाता। ठीक है, माल का जो बीमा पर व्यय होता है उसे व्यापार खाता में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ठीक है, क्लियर। अगला देख लेते हैं। माल का बीमा पर हुए व्यय का व्यापार खाते में किस पहलू में रिकॉर्ड किया जाता है? जो व्यापार खाता होता है उसके किस पहलू में रिकॉर्ड करके रखा जाता है? व्यापार खाता का पहलू देख लिए हैं पिछले वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आएगा और एक दूसरे से रिलेटेड है सभी, है ना। तो बता देता हूँ, इसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसमें माल बीमा पर जो व्यय होता है उसे व्यापार खाते के किस भाग में किस पहलू में रिकॉर्ड करके रखा जाता है उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है डेबिट, क्रेडिट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, बीमा पर व्यय हुए माल के बीमा पर हुए व्यय को डेबिट पहलू में रिकॉर्ड करके रखा जाता है, किसके? व्यापार खाता के डेबिट में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाड़ा किस प्रकार का व्यय है? भाड़ा, भाड़ा समझ गए। अगर कोई माल ला रहे हैं तो उसको जो किराया देते हैं भाड़ा, उसी को बोला जाता है किराए को। ठीक है, ये सब बैंकिंग से संबंधित या व्यापारिक से संबंधित शब्द है भाड़ा। जो किराया लगता है उसी को भाड़ा बोला गया है। सामान लाने का जो किराया लेता है उसी को भाड़ा बोल दिया गया है। ठीक है, तो भाड़ा किस प्रकार का व्यय है? तो वह किस प्रकार का व्यय है? व्यापार में वो तो व्यय हो रहा है ना, उसमें आप पैसा दे रहे हो तो वो उसमें भी व्यय हो रहा है, तो वो किस प्रकार का व्यय है उसको पूछा गया है। तो अप्रत्यक्ष व्यय दिया है, प्रत्यक्ष व्यय दिया है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष व्यय। भाड़ा भी क्या है? एक प्रत्यक्ष व्यय में आता है। और जो मजदूरी होता है वह भी क्या है? एक प्रत्यक्ष व्यय है, वो साक्षात देना उसको दिखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चुंगी का रिकॉर्ड किस खाते में किया जाता है? तो चुंगी का रिकॉर्ड किस खाते में किया जाता है? ठीक है, चुंगी क्या है? एक प्रकार से यह है एक कर है। ठीक है, बाहरी माल जो आता है तो बेचने वाले से कर लिया जाता है, उसी को बोला गया है चुंगी। तो उसका रिकॉर्ड किस खाते में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन में दिया है लाभ हानि खाता, तलपट में, चिट्ठा में, व्यापार खाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापार खाता। ठीक है, चूंकि नया शब्द है लेकिन सब यह बैंकिंग से संबंधित या व्यापार से संबंधित शब्द है और इससे भी प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, चूंकि आया समझ में, एक प्रकार का कर है, बाहरी जो माल होता है उसमें लगने वाला एक कर है। ठीक है, बाहरी अगर माल ले रहे हैं तो हम बेचने वाले हैं तो हम उसको एक कर देंगे, उसी को बोला गया है चुंगी। ठीक है, एक चुंगी कर है एक प्रकार का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 24A के तहत विषय है। ठीक है, तो धारा कितना पूछा गया है? 24A के तहत विषय है। तो कौन सा विषय है? छूट देने की शक्ति, खाते एवं बैलेंस शीट, लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छूट देने की शक्ति। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 24A में क्या है? तो छूट देने की शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को लाइसेंस प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो धारा 22 दिया है, धारा 24, धारा 29, धारा 56।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 22। ठीक है, भारत धारा 22 के तहत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को लाइसेंस प्रदान करने की क्या है, शक्ति प्रदान है। ठीक है, लाइसेंस प्रदान करने की शक्ति होती है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, तो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के तहत। ठीक है, धारा पूछेगा तो 22। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में कुल अध्यायों की संख्या है। पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ इसमें। ठीक है, फिर इसमें भी बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में कुल अध्याय कितने हैं, तो 5 अध्याय कुल, या भाग ना, कुल भाग भी पूछ सकता है, या अध्याय तो 5 है। ठीक है, और धाराओं की संख्या इसमें कितने हैं, तो 56 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 कब लागू हुआ था। आईएमपी प्रश्न है। तो ऑप्शन में दिया है 10 अप्रैल 1949, 10 मार्च 1949, 10 मई 1949 और 10 जून 1949। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10 मार्च 1949। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 भारत में कब लागू हुआ, तो 10 मार्च 1949 में लागू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछले प्रश्न में बताया हूँ इसको। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सभी का कमेंट आना चाहिए भाई, जो जो देख रहे हैं, है ना। जस्ट 1-2 प्रश्न पीछे इसको बता दिया हूँ मैं। बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में धाराओं की कुल संख्या कितनी है बताया हूँ मैंने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सकल लाभ किस खाते से संबंधित है। जो सकल लाभ होता है वह किस खाते से संबंधित है। ऑप्शन दिया है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, तलपट और चिट्ठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापार खाता। सकल लाभ जो है व्यापार खाता से संबंधित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, शुद्ध लाभ का संबंध किस खाते से है। तो शुद्ध लाभ संबंध किस खाते से है। व्यापार खाता दिया है, लाभ हानि खाता, तलपट, चिट्ठा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लाभ हानि खाता। शुद्ध लाभ का संबंध किससे है, तो लाभ हानि खाता से। ठीक है, अगला दिया है, निम्न में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, है ना, क्या पूछ रहा है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, भारतीय लघु उपज विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था नहीं है, बाकी ये सब गैर वित्तीय संस्था है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वेंचर कैपिटल फंड का पंजीकरण व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। वेंचर कैपिटल फंड होता है, उसका पंजीकरण व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में दिया है इरिडा, सेबी, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो शेयर बाजार में पूंजी निवेश करते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, स्कैम वगैरह होता है ना शेयर मार्केट में, स्कैम होता है, धोखाधड़ी होता है, इस सब का सुरक्षा कौन करता है, तो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सेबी। हाँ, इसमें भी दिया गया है पंजीकरण व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सेबी के द्वारा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई है। 1980, 1981, 1982 और 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1982 में। ठीक है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना शुरू किया गया है, वह कब से हुआ है उसको पूछा गया है। तो ऑप्शन में दिया है 2019, 1995, 1990 और 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2018। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 से शुरू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं,
प्राथमिक डीलर किसे कहते हैं? प्राथमिक डीलर किसे कहते हैं? वह जो आरबीआई से प्रतिभूति खरीदकर क्रेताओं को बेचते हैं। वह जो प्राथमिक क्षेत्र में डील करते हैं। सी में दिया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह जो आरबीआई से प्रतिभूति खरीदकर क्रेताओं को बेचता है प्राथमिक डीलर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? तो डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ऑप्शन दिया है 2018, 2019, 2020, 2021। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2019। ठीक है, लोकपाल योजना किसके लिए? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना कब शुरू किया गया था? तो 2018 में। ठीक है, और लोकपाल योजना की शुरुआत किसके लिए? डिजिटल लेन देन के लिए। ठीक है, तो 2019 में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 में और डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में सही है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती है, उसके संबंध में सही कौन सा है उसको बताना है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत, यह सही हो जाएगा। ठीक है, ये अंशपत्र, ऋण पत्र इत्यादि में निवेश करते हैं, यह भी सही हो जाएगा। ये लोगों को ऋण प्रदान करते हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। और डी दिया है उपयुक्त सभी, तो यह तीनों जो है सही है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई? जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है उसकी स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन में दिया है 1995, 1990, 1982 और 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1990। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगले भाग का वीडियो डलेगा आपके लिए। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 से जितना भी आईएमपी प्रश्न था वो सारे चीज़ कंप्लीट हो गए। तीनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भाग कितना है? तो 5 भाग है। धाराएं कितना है? 56 धाराएं हैं। इसका स्थापना पूछेगा 10 मार्च 1949 हो जाएगा, इसको याद रखेगा। अनुसूचियों की संख्या इसमें है कितना है? तो 4 है। इसमें प्रश्न में नहीं बना है तो याद रखना 4 है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।